दोस्तों 1925 में एक डॉक्टर ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि हिंदी को ब्रिटिश एट्रोसिटीज के खिलाफ करना। उस समय किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की, जो 2025 में 100 साल पूर्ण कर लेगा। इस वीडियो में हम इन 8 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला, हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आरएसएस। तीसरा, आरएसएस का कार्य और योगदान। चौथा, आरएसएस पर प्रतिबंध कब लगा और क्यों लगा। पांचवा, आरएसएस और राजनीति। छठवां, आरएसएस के सदस्य कैसे बने। आरएसएस के सदस्य बनने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है या मेंबरशिप होती है या कोई और तरीका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संघ के स्वयंसेवक कैसे बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। साल 1907 में ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति नाम से एक संगठन खड़ा किया था। नागपुर में डॉक्टर की पढ़ाई करने आए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए थे। दादा भाई नौरोजी उस वक्त गर्म सोच के नायक बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में आने की न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में कुछ समय के लिए शामिल हो गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में तुर्की में खलीफा की गिद्दी छिन जाने से पूरे हिंदुस्तान में खलीफा आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी की अनुयायी ने कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी को खिलाफत आंदोलन से कांग्रेस का जुड़ना सही नहीं लगा। उन्हें ये बात चुभ रही थी क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। डॉक्टर हेडगेवार के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक मन बना लिया था कि एक ऐसे संगठन का गठन करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की। शुरुआत में हेडगेवार को सुनने के लिए 12 लोग आए ही पहुंचे, लेकिन 12 से 1200 होने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा आया कि जब हेडगेवार से प्रभावित होने लगे और इसी के साथ संघ की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ हेडगेवार शाखा लगाते रहे। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया गया। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने की सोची। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की नींव रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यावतमाला में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विकास शुरू से हो गया। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र से बाहर पैर पसारने के लिए भी मौका तब मिला जब हेडगेवार लगभग 1930 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। हेडगेवार बीएचयू आए और मदन मोहन मालवीय से बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में हेडगेवार की मुलाकात एमएससी कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोवलकर से होती है। गोवलकर बीएचयू में पढ़ाते थे, इसलिए उनको गुरुजी भी कहा जाता था। गोवलकर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में सक्रिय हुए और संघ के मेंबर बने। लेकिन 1940 में हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गोवलकर को सौंप दी जाती है। गोवलकर की लीडरशिप में ही आरएसएस का विचार दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैल। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ आरएसएस। आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस के 11 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला केंद्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा प्रांत, चौथा जिला, पांचवा तालुका, छठवा नगर, सातवां खंड, आठवां मंडल, नौवां ग्राम और शाखा। संघ की 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड मेंबर्स हैं। संघ परिवार के अंदर 80 से अधिक छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में संघ की 8000 से ज्यादा शाखा हैं। वहीं बात करें
केरल की, तो केरल जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कम है, उस राज्य में भी संघ की 5,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में 57,000 से ज्यादा शाखाएं। आरएसएस में सरसंघ चालक को नियुक्त किया जाता है। हर सरसंघ चालक नेक्स्ट सरसंघ चालक अनाउंस करता है। प्रेजेंटली आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत हैं। आरएसएस की करीब 55 सब्सिडरी अलायंस है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सेविका संघ, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्यार्थी, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी विकास आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संघ, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, भारतीय सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद। जानने वालों कि आरएसएस के कार्य और योगदान। फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसएस। आरएसएस समाज सेवा के साथ साथ सुधार और राहत पहुंचाने का कार्य भी करता है। ये काम डिजास्टर साइट्स और जरूरतमंद इलाकों में संघ के स्वयंसेवक देते हैं। आरएसएस देश में कास्टिज्म को खत्म करने, जातिवाद को खत्म करने और देश में कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा देने। आरएसएस को अभी तक जो प्रमुख योगदान है वो कुछ इस प्रकार है। तो देश में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार असमंजस में थी, तो उस टाइम सरदार पटेल के कहने पर आरएसएस के लीडर गुरु गोवलकर ने महाराज हरि सिंह से बात की और हरि सिंह ने दिल्ली लेटर भेजा। इसके अलावा आरएसएस ने दादर नागर हवेली गोवा के विलय में संघ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 22 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वंकरकर की लीडरशिप में स्वयंसेवकों ने नरोली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और स्टाफर को ओवर पावर करते हुए उन्हें सिलेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली भाग जाते हैं और स्वयंसेवक पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का झंडा लहराते। इस तरह पूरा दादर नागर हवेली पुर्तगाल से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंपा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। 1962 के युद्ध में इंडिया चाइना में वॉर चल रहा था। संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट्स पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी के खाने का इंतजाम, आर्मी फैमिलीज की हेल्प करना जैसे काम किए। उनके काम को पूरे देश ने अप्रिशिएट। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे परेड में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वॉर में पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा जो ब्लड का डोनेशन था वो स्वयंसेवकों ने दिया। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप से स्नो हटाने का काम भी किया। 1971 में आए उड़ीसा में भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस त्रासदी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी, उत्तराखंड फ्लड, कारगिल युद्ध में रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ के आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा स्वयंसेवक फोर फ्रंट पर खड़े लोगों की सेवा दी और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा नेपाल, श्रीलंका, सुमात्रा में भी अपनी सेवाएं दी। When was RSS banned? तो दोस्तों समय समय पर आरएसएस मिथ्या दोष और विवादों से घिरता रहता है। पहली बार बैन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो नेहरू सरकार ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर डाला। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई, उस वक्त आरएसएस पर बैन लगा दिया। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो उस वक्त आरएसएस पर बैन लगा दिया। आरएसएस एंड पॉलिटिक्स। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी आरएसएस ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम राजनीति पर बड़े स्तर पर आया। जब उसके अलावा ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी
आरएसएस के सामने झुकना पड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी ने बीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन बीपी सिंह ने रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारी बाजी पलट गई। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। संघ झटके में ही सही, संघ को यह एहसास हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनीतिक हलचल मची। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि में साथ देने का फैसला लिया। आरएसएस की मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 प्रकार की मेजर फिलॉसफी फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। दूसरा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। यह फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय ने दी। इस फिलॉसफी में मानवता को सबसे आगे रखने की बात कही गई है, के साथ ही इसमें ग्रामीण विकास की भी बात की गई है। और हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म की सर्वोच्चता। आरएसएस की समय समय पर कई बार एक्टिविस्ट देखी जा सकती है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स यहीं से निकले, चाहे वो लेट अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इसलिए इनके काम में संघर्ष की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं है। कॉन्क्लूजन, एक कमरे में स्टार्ट हुआ संघ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आरएसएस आज भी अपने विचारों को डिटरमाइन और अपने मोटो के लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि भारत के किसी भी कोने में रहो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। संघ के स्वयंसेवक बनने के लिए सरल तरीका है कि आपके आसपास कोई ना कोई शाखा लगती होगी, तो आप उस शाखा में जाकर ध्वज प्रणाम कर सकते हैं। दूसरा, आपको स्वयंसेवक बनने के बाद आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी करना जरूरी। यदि किसी व्यक्ति ने एक बार भगवा ध्वज को प्रणाम कर लिया और शाखा से जुड़ गया तो वो संघ का स्वयंसेवक माना जाता है। आरएसएस का सदस्य बनने के लिए कोई विशेष रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।